नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। मनी टाइम में आपको मिलती हैं अपनी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। सरकार आरबीआई और बैंकों से लाभांश के रूप में अधिक राशि मिलने की उम्मीद कर रही है। 1 फरवरी को लोकसभा में पेश होने वाले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय संस्थानों से लाभांश प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखेंगी वह चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 48,000 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा होगा। सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों का तिमाही वित्तीय परिणाम अच्छा रहा है। ऐसे में आने वाले वर्ष में उनकी तरफ से लाभांश भुगतान चालू वित्त वर्ष की तुलना में ज्यादा होने की उम्मीद है। आरबीआई ने भी चालू वित्त वर्ष सरकार को 87,416 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। अब दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सभी दिल्ली वासियों का बिजली बिल जीरो हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सोलर पॉलिसी 2024 को पेश किया है। अभी दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल 0 से 200 यूनिट तक जीरो है। 200 से 400 यूनिट तक बिजली का बिल आधा होता है और 400 से ज्यादा यूनिट पर पूरा बिजली का बिल आता है। नई पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगाने वालों को 400 यूनिट से ज्यादा बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पॉलिसी के लागू होने के बाद दिल्ली के सभी लोगों का बिल जीरो हो सकता है। इस स्कीम को अगले 10 दिनों में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को सरकार प्रोत्साहित करेगी। सभी सरकारी इमारतों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के बीच देश में सोने का आयात 26% अधिक हुआ है। भारत ने 35.95 अरब डॉलर मूल्य का सोना आयात किया है। इस वजह से देश का चालू खाता घाटा बढ़ा है। एक साल पहले समान अवधि में 28.4 अरब डॉलर मूल्य का सोना आयात हुआ था। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश है। ज्वेलरी इंडस्ट्री की मजबूत मांग की वजह से सोने का आयात इस साल बढ़ गया है। वित्त मंत्री का दावा है कि अगले 3 साल में 5 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वित्त मंत्रालय ने आगे कहा कि लगातार हो रहे सुधारों के दम पर 2030 तक भारत की जीडीपी का आंकड़ा 7 लाख करोड़ डॉलर को छू लेगा। 10 साल पहले भारत 1.9 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था। वित्त मंत्रालय ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में कहा कि महामारी के असर और वृहद आर्थिक असंतुलन के बावजूद भारत वित्त वर्ष 2023-24 में 3.7 लाख करोड़ डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार ने साल 2047 तक विकसित देश बनने का बड़ा लक्ष्य रखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आज हुई जोरदार खरीदारी से सेंसेक्स 1,241 अंक और निफ्टी 385 अंक उछल गए। शेयर बाजार में आज की तेजी से निवेशकों की संपत्ति 6 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। शेयरों के अधिक मूल्यांकन के बावजूद अंतरिम बजट को लेकर निवेशकों के बीच भरोसा बना हुआ है। अमेरिका में नीतिगत दर में कटौती की संभावना कम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर सोमवार को करीब 7% चढ़ा। इससे कंपनी का बाजार मूल्यांकन 19.59 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। लाल सागर में हूती आतंकियों के हमले से भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति पर तो कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन लंबा रास्ता अपनाने की वजह से माल ढुलाई की लागत जरूर बढ़ गई है। तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक भारत में रूस से तेल की आपूर्ति लाल सागर मार्ग से होती है। पिछले साल भारत में कुल कच्चे तेल के आयात में रूसी आपूर्ति 35% से अधिक थी। जहाजों की लंबी मार्ग अपनाने से जहाजों की कमी हो गई है और माल ढुलाई लागत भी बढ़ गई है। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में होने वाली कटौती कुछ समय के लिए और टल सकती है। टीवी खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि टीवी में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। महामारी के बाद से ही ओपन सेल की किल्लत बनी हुई है। दिसंबर से अब तक ओपन सेल की कीमतें 20% तक बढ़ चुकी हैं। टीवी बनाने वाली कंपनियों को फरवरी अंत तक ओपन सेल की कीमत में और 15% बढ़ोतरी होने की आशंका है। महंगे ओपन सेल की वजह से कंपनियों ने उत्पादन में कटौती शुरू कर दी है। इससे बाजार में डिमांड और सप्लाई का गणित भी गड़बड़ाने की आशंका पैदा हो गई है। टीवी की कुल उत्पादन लागत में ओपन सेल की हिस्सेदारी करीब 65% है। सरकार बजट में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को विस्तार दे सकती है। इस योजना को दिसंबर 2020 में नौकरी पैदा करने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत कंपनियों को ईपीएफओ योगदान पर सब्सिडी देकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के लिए सरकार ने 22,810 करोड़ रुपए आवंटित किए थे।
इसमें से अब तक आधी राशि ही खर्च हुई है। इसलिए सरकार इस योजना को 31 मार्च 2024 से आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। देश के 16 सबसे बड़े राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियां अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान 5% की दर से बढ़ी हैं। पूरे वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 17.4% रहने का बजट अनुमान है। इकरा रेटिंग के मुताबिक अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान राजस्व वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 80% घट गई है। राज्यों ने चालू वित्त वर्ष में नवंबर 2023 तक सालाना आधार पर 37% अधिक कर्ज लिया है। राजस्व प्राप्ति उम्मीद से कम रहने के चलते राज्यों को अपने ऋण, वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए चालू वित्त वर्ष में भारी उधार लेना होगा। अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ अपडेट। एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, जेएनके इंडिया, एक्सिकॉम टेलीसिस्टम और एक्मे फिनट्रेड को आईपीओ के जरिए धन जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। इन कंपनियों ने आईपीओ दस्तावेज जून से अक्टूबर के बीच जमा किए थे। एंटेरो हेल्थ केयर आईपीओ में 1000 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। जेएनके इंडिया के आईपीओ में 300 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। एक्मे फिनट्रेड के आईपीओ में 1.1 करोड़ इक्विटी शेयर की बिक्री होगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।